Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे हम पहुंच चुके हैं लेक्चर 4 चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इस चैप्टर में मैं आपको बेसिक आइडिया दे चुकी हूँ अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में, उसके से रिलेटेड जो एलिमेंट्स थे उसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट आपने देख लिया कि वैल्यू कितनी होती है। बस इसमें से एक चीज़ जो आपको याद रखनी है अभी, क्योंकि इसमें इसलिए रिवाइज आउट नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि जो चीज़ इसमें ज़रूरत है आई कवर दैट पार्ट ओनली इन द रिविजन, कि जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है आपने याद रखना है दैट एम दैट इज़ गिवन एज आई इंटू ए जो होता है, एंड दिस मैग्नेटिक मूवमेंट अगर करंट इन द लूप एंड द एरिया ऑफ द लूप हम कंसिडर करते हैं। अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है, इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन अगर आपने देखनी है तो आप क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें अपनी उंगलियां करिए। थंब जो है वो आपको इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा साउथ टू नॉर्थ पोल होता है, ये आपने याद रखना है। इसमें अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि अगर ये कॉइल है इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉक ऐसे घड़ी के उल्टा जा रहा है ना, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और इसी कॉइल को अगर नीचे से आप देखोगे तो एरोज जो आपको दिखाई देंगी, मैं सेम पेज टर्न करती हूँ। अगर इसी को मैंने एक बार यहाँ देखिए, ये हमारा गोला है, ये मैंने डार्क सा कर दिया, ये कैसी डायरेक्शन है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। तो किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्थ की तरह। मैंने पीछे से देखा तो मेरे पीछे जो है वो एरोज ऐसी दिख रही हैं, तो ये कैसी डायरेक्शन होगी, इसमें कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी दिखाई दे रही है आपको, क्लॉकवाइज दिख रही है, यानी ये क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल की तरह होगा। तो ये नीचे वाला हिस्सा साउथ है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ये तो मैंने इस करंट से दिखा दिया था कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन है। मेरी उंगलियाँ मैं अगर ऐसे ही मोड़ती हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर आप उंगलियों को मोड़ते हो राइट हैंड थंब रूल से, तो थंब क्या देता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देता है। और अगर आप देखो नीचे कौन है साउथ, ऊपर कौन है नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ही जाता है। ये क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है हम जब मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आने वाला है, इनकी डायरेक्शंस के हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझाऊंगी मैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने पहले लिखा है आपको कि एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वाले तो दे भी सकते हैं पर एचपी बोर्ड वाले ऐसे डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन इसके बिना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। आप ये देखो कि ये आपको मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं कि ये क्या है, कैसे मैटर मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। तो अगर आप देखो मैटर किससे बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट। और एटम के अंदर क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है और इसके आजू बाजू ऑर्बिट में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एटम हैज़ दिस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड। इलेक्ट्रॉन का घूमना क्या प्रोड्यूस करता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbit give rise to current, और जहां पर करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, राइट। सो इट बिहेव, सो इट कौन, ऑर्बिट। act as a current carrying loop, राइट। सो ये हो गया आपका
ऑर्बिट, इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, तो जो करंट होगा वो किधर हो जाएगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ को चला जाएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे ही बताया था आपको, राइट हैंड की करंट की तरफ को रखो, द मैग्नेटिक मोमेंट इज देयर। सो करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डाउनवर्ड perpendicularly downward। क्लियर हो गया बच्चे? This is what happened. So matter is made up of atom. Motion of electron and orbit give rise to current. So it act as a current carrying loop, and we have a magnetic dipole, क्योंकि कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल लूप की तरह बिहेव कर रहा है, तो करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल विद एम डाउनवर्ड, है ना, एम की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस में ये हो गई। अब जो मैग्नेटाइजेशन है किसी भी एटम का, बहुत सारे एटम बने होते हैं वैसे तो मैग्नेटाइजेशन ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ एटम इज मेजरली ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी में साथ में एक चीज, वेयर एज लिटिल कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू न्यूक्लियस में भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो है ही है, उसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट they are not effective, इनका इतना इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बस मेन मेजर जो है दैट इज मैग्नेटाइजेशन जो हो रही है, दैट इज ड्यू टू द एटम इज मेजॉरिटली ड्यू टू, या मेनली कह लो, इज मेनली ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके कारण है। ठीक है, ये आपका मेन है। Whereas little contribution is due to the magnetic moment of nucleus and spin of electron, but they are not effective। उसका उतना इफेक्ट नहीं है, बहुत कम है उसकी वैल्यू। तो मेनली आप कह सकते हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट एटम का होता है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके लिए होती है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एटम्स, उनके जो एटम्स होते हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल हो जाता है, बिकॉज ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। दे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको हम डायमैग्नेटिक वर्ड यूज़ करेंगे ऐसे एलिमेंट को। सो इन एटम्स ऑफ सम elements, due to presence of paired electron, the magnetic moment गेट कैंसिल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन
क्लॉकवाइज है तो दो पेयर में, जैसे अगर आप एग्जांपल आप हीलियम ले लेते हैं तो इसमें एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर को है तो दूसरा ऊपर की तरफ को है, मतलब उनकी अलग डिफरेंट इसमें मूवमेंट हो रही है। तो एक का मैग्नेटिक मूवमेंट जिसमें जैसे ये वाला है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, करंट इधर को है तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर दूसरा एक और ले लें उसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज कर दो, है ना, ऑपोजिट पेयर्स में होते हैं तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इन atoms of some element due to presence of paired electron the magnetic moment get cancelled, example ये है, and no atomic dipole is there, जब ज़ीरो ही हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट गेट कैंसल, दैट इज़ m नेट m, ये जो नेट होगा दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, इसमें याद रखना है, ये आगे आगे जाके डिटेल में ही पढ़ेंगे, इनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। सम एलिमेंट्स जो हैं ये कौन से वाले हैं, डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट। फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पेयर्ड नहीं होते, ठीक है ना, मैग्नेटिक डू नॉट कैंसल, सो बी but in atoms of some element magnetic moment of electron do not cancel। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, that is they have unpaired electron, ठीक है, and are, उनको जो है हम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। एंड आर कॉल्ड, वो जिसमें पेयर्ड है उसमें उस तरह के हो जाएंगे। यहाँ पर आपने याद रखना है, इनके केस में यू हैव एटॉमिक डायपोल आर प्रेजेंट, एटॉमिक डायपोल आर प्रेजेंट। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना बच्चे कि यहाँ मैंने बोला कि एटॉमिक डायपोल्स जो हैं, नो एटॉमिक डायपोल इज देयर, है ना, लेकिन इंड्यूस्ड जो है वो फिर भी प्रोड्यूस हो जाते हैं जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे, पर वो भी बहुत लाइट कम अमाउंट का होता है, बट स्टिल इंड्यूस्ड वर्ड मैं इस्तेमाल करूँगी। इनके खुद के इसमें कोई भी एटॉमिक डायपोल नहीं, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। जब दूसरा फील्ड लगा दें, हो कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दें ऐसे इसमें, तो फिर उसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। बट यहाँ याद रखना हमेशा कि जब भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात होगी तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये पेयर के फॉर्म में होता है और इनमें कोई भी एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इनका मैग्नेटिक मोमेंट नेट ज़ीरो आता है। इधर पर ये कैंसिल नहीं होते, और तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये बात हो गई। फिर जब ये कोई भी अगर स्पेसिमेन आप ले रहे हैं, कोई भी एक मैटर लेते हैं, थर्ड पॉइंट, तो अब मैंने कहा कि इनके पास एटॉमिक डायपोल हैं, उसके पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं। तो इन ए स्पेसिमेन ऑफ अ मैटर अगर हम देखेंगे तो वो इस तरह से रैंडमली मूव कर रहे हैं जो मैग्नेटिक डायपोल है। सो the atomic dipole in the matter can be represented as
ये हो गया मान लीजिए स्पेसिमेन है आपका, तो इसमें जो डायपोल है, हम डायपोल को इस तरह से, ये इस तरह से हैं, तो ये रैंडमली कहीं को भी जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, सो the atomic dipoles in a matter can be represented as this, and which are randomly aligned। ये randomly aligned है। ठीक है, अब जब इसके ऑन एप्लीकेशन, इसके ऊपर जब फील्ड, हम एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं, मान लीजिए ये तो ये क्या होता है, दे अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सारे के सारे नहीं, नियरली, कुछ अभी भी ऐसे होंगे जो साइड को इधर को होंगे, बट मैक्सिमम जो होंगे वो ऐसे अलाइन हो जाते डायपोल व्हेन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड। ठीक है, ऑन applying external field, what will happen, all the atomic dipole on applying this, all the atomic dipoles वो experience करते हैं torque and align nearly in the direction of field। ठीक है, ना अब यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो अलाइनमेंट है इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। दो रीजंस हैं, बाहर का फील्ड को आप इंक्रीज, दिस अलाइनमेंट कैन बी, एंड अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय दो कारणों से। वैसे एक आप ये कर लीजिए कि टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो वो रैंडम मोशन कम हो जाएगा। दूसरा, यूजिंग स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज दिस। ये जो है स्ट्रॉन्ग, आप इसका इस्तेमाल करिए। तो अब जो इस सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड अंदर हुआ है वो जो होगा ज़्यादा होगा इसके कारण, क्योंकि इसने तो उनको अलाइन किया ही किया है, और ख़ुद वो डायपोल्स भी एक अपना मैग्नेटिक जो है फील्ड जनरेट कर रहे हैं। सो यहाँ एक चीज़ आपने याद रखनी है, दैट इज़ नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैटर is greater than external magnetic field due to magnetic field produced by atomic dipole themselves। क्लियर होगी बात? ये याद रखेंगे, ये ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब ये तो हुआ बेसिक आइडिया, आपको पता लग गया कि कौन इनके रीज़न कौन है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड को दे रहा है। दैट इज़ ये जो इलेक्ट्रॉन्स का अपने ऑर्बिट में जो है मूव करना, ये मेन रीज़न है मैग्नेटाइजेशन का किसी भी मैटर में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आइडिया आपको तीनों तरह के वो भी दिए हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन आपका क्या, दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस।
इसको आप नोट्स में ज़रूर लिखेंगे समझने के लिए, क्योंकि जब ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी तो आप आगे के क्वेश्चंस बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप जो बेसिक क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में पूछेंगे तो वो एग्ज़ाम में आपको प्रॉपरली डिफाइन आउट करने को दे सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन निकालने को दे सकते हैं। सो जैसे बोल दें कि डिफाइन द फॉलोइंग, या क्वेश्चन के फॉर्म में देती हूँ मैं आपको, डिफाइन द फॉलोइंग terms related to magnetism, क्योंकि इनकी यूज़ होगी जब हम, मैं भी कर नहीं रही, मैं ABCD करके डालती जाऊंगी, ठीक है। पहला वाला जो टर्म आपको दिया दैट इज मैग्नेटाइजेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे ये वो नहीं है आपकी, बी नहीं है, इट्स नॉट बी, ठीक है। इसका जो सिंबल है दैट इज आई, कई बुक्स में कैपिटल एम लिया होता है, आई और एम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कैपिटल एम किसके लिए ले चुके हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए ले चुके हैं, तो हम आई लेंगे, ठीक है। तो ये जो है मैग्नेटाइजेशन, ये होता है वो एक्सटेंड, जिस एक्सटेंड तक जो सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है जब उसको आप किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, ठीक है। सो द डिग्री और द एक्सटेंड टू विच, द एक्सटेंड to which a substance is magnetized, कोई भी सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है when placed in the मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो फील्ड मैग्नेटाइज करने वाला है उसमें उसको रखा जाता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कोई भी स्पेसिमेन है, this when no field is magnet, ये मैटर है जो मैग्नेटाइज ये इस तरह से है। अब इसमें हमने पढ़ा था कि आप जो डायपोल्स हैं वो इस तरह से रैंडमली मूव करते हैं ना, एटॉमिक डायपोल जो होंगे दे विल मूव लाइक दिस, है ना, रैंडमली align dipole, atomic dipole in any specimen, ठीक है। फिर ये जो है ये अलाइंड हो जाते हैं, सारे नहीं बनाना ऐसे कि पूरे के पूरे कर दिए, सब नहीं होते, बीच में कोई ऐसा भी होता है। ये नियरली ऑल एटॉमिक डायपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये मान लेते हैं हम, ये बी एक्सटर्नल है, अप्लाइड फील्ड यहाँ पर ये ऐसे अलाइन हो जाते हैं। तो इसको
मैथमेटिकली हम कैसे बोलेंगे कि इसके अब ये कुछ ऐसे अलाइन है कुछ, तो जो भी इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी पर यूनिट वॉल्यूम, इस यूनिट वॉल्यूम में, हम पूरे को तो नहीं ले सकते ना, तो इसमें तो बहुत सारे हैं, कुछ में नहीं भी है, वो कैंसिल भी हो जाएंगे, तो यूनिट वॉल्यूम में जो होगा दैट इज गोइंग टू, सो मैथमेटिकली I is equal to the magnetic dipole moment of substance per unit वॉल्यूम, ऐसा लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू m अपॉन दी वॉल्यूम. ठीक है, अब m की वैल्यू, बट m क्या होता है, m इज इक्वल टू, अगर आप इसमें मैग्नेट केस में लेते हो, डायपोल ले रहे हैं, तो जब मैग्नेटिक की बात होती है डायपोल में क्या लेते हैं, जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ ये 2l डिस्टेंस है, ऐसे ही लेते थे. तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो i इंटू ए तो है ही है, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, m इंटू 2l. और इस मैग्नेट की आप अगर वॉल्यूम करें तो दैट विल बी, अगर इसका a क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, सो दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू एरिया इंटू 2l. ठीक है, सो हियर दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, m की जगह आ जाएगा m इंटू 2l डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की जगह आ जाएगा एरिया इंटू 2l. a इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, 2l से 2l कट गया, तो देयर वी हैव योर m अपॉन a. ठीक है, सो m अपॉन a है, तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पोल स्ट्रेंथ. क्योंकि देखो जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में, तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है. तो उसमें एक नॉर्थ पोल है, उसमें एक साउथ पोल है, तो अब उसको, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट क्या है, ये भी एक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल है, उसके टर्म्स में हमने ये दिया पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया. ये कैसी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी हर चीज़ जब नहीं पढ़ते हैं तो हम ये सारी यूनिट्स भी पढ़ते हैं, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला. सो जब डायमेंशनल फार्मूला की बात आएगी तो आप इसमें यही लेंगे दैट इसका एम्पियर है, एम्पियर का आपका करंट हो जाएगा. सो या इसको आप एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब आ रहा है, तो या दिस इज, ये कट जाता है, तो यू हैव व्हाट, दिस डायमेंशनल फार्मूला में एम्पियर का तो ए होगा करंट के लिए, एंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, एल की पावर -1, T0 तो है ही नहीं, m भी नहीं है, तो यू कैन राइट एज m0 L0, सॉरी m0 यू कैन राइट लाइक दिस, m0 L-1 T0 और एम्पियर का a. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, यहीं से यूनिट्स ही आ गई. सो दीज आर द थिंग्स विच वी डू हियर. नाउ एम्पियर पर मीटर में ये आ गया, sorry, this is m is unit dipole moment, you can say. यहाँ से दिस वैल्यू पोल स्ट्रेंथ, इसकी बात नहीं हो रही है, एक मिनट होल्ड, व्हाट डिड आई सेड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर दिस I इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल M अपॉन V, है ना, ये फॉर्मूला तो यही है आपका. तो कैपिटल M इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया. सो करंट का एम्पियर हो गया,
इसका एरिया हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ आप बीच में डाल सकते थे कि करंट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। करंट का एम्पियर हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो गया। फिर वहाँ से ये डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। पोल स्ट्रेंथ के टर्म्स में लिखो तो यू कैन से पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया है, बट बेसिक डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल M बाई V, इसीलिए एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया और नीचे मीटर क्यूब। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो यहाँ पर भी अगर आपको ये बेसिक फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, ये फार्मूला आप जानते हो, तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने में भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ अगर मैं एक बार आपको जस्ट होल्ड, जिन बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, I इज इक्वल टू आई इंटू एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आई किस में हो जाएगा? एम्पियर्स में। एरिया किस में हो जाएगा? L स्क्वायर में। वॉल्यूम किस में हो जाएगी? L क्यूब में। क्या हो जाएगा ये? A L -3 ऊपर चला जाएगा -1, तो दिस कैन बी रिटन एज M तो है नहीं तो M0, L -1, T है नहीं T0, A1। सो दिस इज द डायमेंशनल। डायरेक्ट मैं ऐसे नहीं लिखे, यू ड्राइव द फॉर्मूला एंड डू। जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको बेसिक फॉर्मूला बच्चे याद होना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी मैग्नेटाइजेशन की, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, B। ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वो क्या था आपका? ये आपको H से रिप्रेजेंट होता है, वो मैग्नेटाइजेशन था। और एक और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मत वो जो है दैट इज वो सब्सटेंस किस हद तक मैग्नेटाइज हो रहा है, और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कोई फील्ड किस हद तक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करता है। क्लियर हो रहा है? पहले क्या पढ़ा हमने कि जो सब्सटेंस है वो किस हद तक मैग्नेटाइज हो रहा है, तो और वो क्योंकि वो वहाँ पे एटॉमिक डायपोल्स होते थे, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए उसको मैथमेटिकली लिखा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, वो मैग्नेटाइजेशन को स्पेसिफाई करेगा। अब ये जो है तो जो फील्ड है वो किस हद तक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करता है। सो द एक्सटेंड to which the magnetizing field can magnetize a substance। वो सब्सटेंस किस हद तक होता है, ये फील्ड किस हद तक करता है। मैग्नेटाइजिंग क्या लिखा? द एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर है बच्चे? अब इसको डिफाइन करने से पहले कुछ चीज़ें हमने देखनी है। हमें पता है कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस या इन एनी सब्सटेंस the net magnetic field is given as B net जो है that is always equal to B due to internal factor plus B due to the external factor. So this is what you have. Now B internal factor कौन है?
अंदर हो रहा है। अंदर कौन हो रहा है? डायपोल अपने आप को अलाइन करते हैं, वो उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, यानी कि आई के कारण जो है। सो इंटरनल फैक्टर contributing to net magnetic field is due to alignment of atomic dipole, alignment of atomic dipole। ये क्यों आए थे? ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन आई के कारण जो बात, ठीक है। बी एक्सटर्नल जो होता है, द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दी external factors are the external field applied to magnetize the substance। जो कि उसको कर रही है वो कौन है? H। दैट मीन्स जो B नेट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I प्लस प्रोपोर्शनल टू H, ठीक है। सो दिस वॉज इक्वल टू B नेट वॉज इक्वल टू म्यू 0 I प्लस H। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको प्रोपोर्शनल से जब इक्वल टू में करते हैं वी ऑलवेज यूज अ प्रोपोर्शनैलिटी। म्यू 0 जो है दिस इज द permeability of free space or vacuum। this is what we have, right। आप जो डायमेंशन है अगर देखो अभी हम पढ़ चुके हैं I और H ऐड हो रहे हैं तो सेम चीज़ें हैं जो वो चीज़ें ऐड और ये होती हैं प्लस उन्हीं को किया जाता है। सो सिमिलर क्वांटिटीज are added, therefore unit and dimension of H is same as that of I। दोनों का सेम होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये चीज़ ऐसे ऐड, ये बेसिक एक मैटर के अंदर चीज़ है। डेफिनेशन तो आपकी ये अगर एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन पूछी तो ये 2 लाइनें लिखनी है, लेकिन इसको अगर एक्सप्लेन करने को दे दिया गया 3 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इन एनी सब्सटेंस द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज बी नेट इज इक्वल टू इंटरनल फैक्टर के कारण और एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। इंटरनल फैक्टर में कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? टू इज दी ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डायपोल, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन के कारण जो अलाइनमेंट हुआ है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कौन मैग्नेटाइजेशन कौन है? आई। एक्सटर्नल फैक्टर कौन है? जो बाहर से ये जो फील्ड हो रहा है उसके कारण। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है दैट दिस इज व्हाट वी हैव। तो यहाँ से आप H को अगर अकेला निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे? दिस कैन बी रिटन एज बी नेट इज इक्वल टू म्यू 0 I प्लस म्यू 0 H। सो म्यू 0 H इज इक्वल टू बी नेट minus mu 0 I। so H is equal to B net upon mu 0 minus I। ये एक NCERT की बुक में भी आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा कि दिस इज़ व्हाट। इसको और स्पेसिफिकली हम डिफाइन आउट कर देंगे कि ये रेशो किन चीज़ों का है। अभी तो दिस इज़ द बेसिक, ये आप इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन है क्या चीज़? ये वो एक्सटेंट है जिस एक्सटेंट तक जो फील्ड है वो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है। ये इसकी एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जितना ज़्यादा H बाहर का जो ये फील्ड जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर इज H की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटाइजेशन होगा, है ना। ग्रेटर इज H, ग्रेटर विल बी I। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड आप लगाएंगे उतना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज होगा। सो दिस जो मैग्नेटाइजेशन है, दिस इम्प्लाइज कि जो मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन
is proportional to intensity of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ये सिंपल सी चीज़ है, उतना ज़्यादा अलाइनमेंट होगा जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड उस पर लग रहा है, ठीक है। दैट इज योर मैग्नेटाइजेशन कौन, I इज प्रोपोर्शनल टू H, विच कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू काई H। ये जो काई है इसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ये भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हुआ। सो फाइनल एक्सप्रेशन मैं लाके दूंगी तो उसके बाद ही हम छोड़। द स्काई इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी called your susceptibility BLITY susceptibility। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दिस ससेप्टिबिलिटी को भी डिफाइन कर ही लेते हैं यहाँ पे। चलिए पहले तो हम, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा क्या था उसको अलग से करूँगी मैं डिफाइन, अभी फ़िलहाल इतना ही ले लो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ये फॉर्मूला है, डेफिनेशन इज ईयर, फॉर्मूला इज ईयर, और इसको जो बुक्स में जिस ढंग से फॉर्म में दिया जाता है उसके टर्म्स में भी मैं निकाल के दूंगी अभी आपको। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। ससेप्टिबिलिटी आ गई, तो ये जो इक्वेशन हमारी आई थी, ये मेन इक्वेशन जो दिस B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो H प्लस आई, ये B नेट, ये वह मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। नाउ H I कैन बी रिटन एज काई H, तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज B net इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, I की जगह क्या आ जाएगा, काई H प्लस H, और आई कैन राइट इट एज म्यू ज़ीरो H 1 प्लस काई, ऐसे लिख सकते हैं। H को मैंने बाहर निकाल लिया, B नेट आपका ये हो गया, ठीक है। नाउ यू सी दिस इज B नेट। अब मान लीजिए कि आपका केस लेते हैं इसमें, दिस इज व्हाट वी हैव, B नेट इज इक्वल टू, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इफ नो मटीरियल इज देयर, दैट इज से वैक्यूम है हमारे पास, ठीक है, एंड H is applied. अब no material is there, so no atomic dipole. Then no atomic dipole present. Therefore, I is equal to what? 0. ठीक है. So B net will be equal to what? म्यू ज़ीरो I प्लस H था, I की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस H, दिस विल बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो H, इसको हम बोल देंगे B0। नेट जो होगा दैट विल बी ड्यू टू B0 क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। यहाँ से अगर आप देखोगे यू कैन से H इज इक्वल टू B0 अपॉन म्यू ज़ीरो, ये आपको बुक्स में दिया होता है कई बार, एक वो फॉर्मूला तो है ही, दिस फॉर्मूला, बट डेफिनेशन के साथ ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इसकी मैथमेटिकली, दिस H इज इक्वल टू B0 बाई H0, दैट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो मैथमेटिकली H is the ratio of magnetizing field
and permittivity of free space. ठीक है, ये भी जब फ्री स्पेस में जो फील्ड है वो, एंड परमिटिविटी भी उसी फ्री स्पेस की, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ ये कुछ बुक्स में क्या होता है, सीधा ये लिखते हैं 2 लाइनें, उसके बाद सीधा ये लिख देते हैं कि H इज इक्वल टू बी. कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट नहीं है. सो दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ये चीज़ कैसे आई. बेसिकली कोई भी सब्सटेंस है उसकी जब नेट मैग्नेटिक फील्ड उसमें जो होगा, जब आप, क्योंकि ये कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है कि किस एक्सटेंट तक जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर लेता है. तो वो जो नेट फील्ड होता है वो इंटरनल फैक्टर के कारण भी होता है, एक्सटर्नल के. इंटरनल वाला कौन सा है, जो कंट्रीब्यूट टू ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डायपोल्स के कारण. और एक्सटर्नल कौन है, जो आप फील्ड लगा रहे हैं. तो बी नेट इज आई प्लस एच, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है. सो बी नेट इज इक्वल टू म्यू जीरो आई प्लस एच, और सिमिलर क्वांटिटीज़ आर एडेड. तो ये यहाँ पर एक है कि इन दोनों की जो यूनिट्स होंगी वो सेम होंगी, सेम एज आई. ये मैंने पहले ही लिख दिया था, डायमेंशन और इसकी यूनिट जो है वो सेम होती है. आप चाहे यहाँ पर इनको निकाल के देख लीजिए कि आप अगर यहाँ पे वैल्यू डालेंगे यूनिट ऑफ, कहाँ गया वो पेज, अगर यहाँ पर आप डालते हैं यूनिट ऑफ बी एंड यूनिट ऑफ म्यू ज़ीरो, तो वो एम्पियर पर मीटर में ही आएगा. ठीक है ना. आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है टेस्ला में है, म्यू ज़ीरो भी उसी टर्म में टेस्ला मीटर पर एम्पियर में डालोगे, जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं. आप डाल के लाओगे, आंसर वही आने वाला है जो यूनिट इसका आ रहा है. ठीक है. सो SI यूनिट ऑफ H, that is एम्पियर पर मीटर. ठीक है, याद रखना सेम एज आई, क्योंकि आई का तो फॉर्मूला याद रहता है ना, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो एम्पियर पर मीटर इजीली याद रह जाएगा. ठीक है. और इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगी दैट विल बी योर m0 L-1 T0 A, same as of I. Dimensional formula. Both the things are the same this way. ये आपका हो गया. अब तीसरी जो चीज़ हम करने वाले हैं दैट इज़ मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी पड़ी थी, तो आई विल टेक सी पार्ट. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है कि सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होता है, हाउ इजीली द सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड. ये प्रॉपर्टी ऑफ, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ काई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which shows how easily the substance can be magnetized when placed in magnetizing field. So this is what we have. आपने किया हुआ था, that was magnetization is proportional to H and I is equal to chi H. So this implies chi is equal to I upon H. Magnetization to the intensity of magnetizing field. I by H ही होता है. ठीक है. इट्स जस्ट अ नंबर, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, सो इट इज़ जस्ट अ नंबर. काई इज जस्ट अ नंबर.
क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी और इसकी दोनों की यूनिट्स क्या है, सेम है. तो दिस इज द नंबर वी हैव. दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. क्लियर. अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं कि इनके बीच में रिलेशन भी बताना है. तो एक और टर्म मैं और बता दूं पहले उससे. तीसरी हो गई, चौथी लेते हैं डी. दैट इज योर magnetic permeability. Or you can say as a relative magnetic permeability, mu r. This is what we. Now mu r is this mu r जो होता है, this is equal to mu m upon mu 0 in the medium to the this. So the ratio of permeability, BILITY, permeability in medium to the free space. Permeability in medium to the free space is called a relative magnetic permeability. Here we can say that we know that H is equal to B0 upon mu 0 होता है, which implies that B0 is equal to mu 0 times H. Magnetic field in vacuum is this. So magnetic field in medium will be, कितना हो जाएगा, B medium will be equal to mu medium upon into H, right? Now mu is equal to mu medium upon mu r. 0 होता है. Mu medium can be written as what, यहाँ से रिलेशन निकालें. I can write this as B m upon H, और ये हो जाएगा B0 upon H. H से H कट जाएगा. You are left with Bm upon B0. So mu को हम क्या लिखाते हैं, it's a ratio of the, this is magnetic field flux density कह ले आप, magnetic field. So magnetic field inside the material to the magnetic flux या magnetic field intensity in the vacuum. ठीक है. So this implies mu r is the ratio of magnetic induction in the medium to magnetic induction in vacuum. ठीक है. ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो ये मीडियम वाला है, दिस रेशियो ऑफ दिस, ये क्या है आपका BM, और रेशियो ऑफ द इन द मीडियम वाला है ना. और मैग्नेटिक इंडक्शन इन द वैक्यूम क्या है आपका B0. इसके रेशियो हुई. तो आप ये कह सकते हैं कि म्यू आर जो है वो क्या है, दिस म्यू आर इज द फैक्टर
by which, अगर ये म्यू आर है B0 इधर भेज दो तो म्यू आर टाइम्स B0 हो जाएगा, यानी ये फैक्टर है by which the magnetic field increases on the introduction of material, है ना, because as Bm is equal to mu r B0, तो वैक्यूम में जितना है कितना गुना हो गया उससे वो मीडियम के आने से, तो रिलेटिव इट्स अ फैक्टर जो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना इंक्रीज हुआ है ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल। क्लियर हो गया ये। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक अलग से करके अगर आपको आता है क्वेश्चन, डिफाइन mu r and chi m and give a relation in between them, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसमें आप जो है आपको कुछ टर्म्स जो है वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। व्हाट यू विल डू इज़, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा ये जो अभी हमने टर्म्स पढ़ी हैं वो सारी टर्म्स आपको लेनी पड़ेंगी। दैट इज़ स्टार्ट, जब ये पिछला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन की। सो आपको वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का आइडिया देना पड़ेगा, और यू विल से दैट इन एनी सब्सटेंस, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आपकी, इन एनी सब्सटेंस जो है define this and give the relation between them, that is mu r is equal to 1 plus chi m। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। सो म्यू आर और काई की तो डेफिनेशन आपको पहले ही दे दी है, म्यू आर आप अपने आप डिफाइन कर लेंगे, है ना, मैंने ऊपर लिखी हुई है जो डेफिनेशन वो लिखिए, और काई एम की डेफिनेशन जो है वो भी आप ऊपर लिखो। फिर आप क्या लिखोगे कि you can say that क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब आप करेंगे, राइट, लेट अस कंसिडर specimen to be magnetized by external field, then the net magnetic field of the substance is given as, कोई भी सब्सटेंस आपने लिया उसको कर रहे हैं आप लोग, तो आपने एक स्पेसिमेन लिया, दैट विल बी गिवन एज, हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, वही सेम चीज़ आएगी अभी इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए वो लिखनी पड़ेगी, दैट बी नेट इज इक्वल टू बी इंटरनल प्लस बी एक्सटर्नल। बी इंटरनल internal factors are due to alignment of atomic dipole due to
magnetization, capital I. B, external, the external field which magnetize the substance, that is H. So B net is proportional to your I plus H. फिर B net is equal to mu 0 I plus H. Mu 0 is permeability of free space. This is, then you have greater H is what? Greater is H, that is intensity of magnetizing field. Greater will be magnetization, that is I. That is I is proportional to H, so I is equal to chi H, where chi is your susceptibility, right? This is what we have. Now इसमें this B net, ये चीज़ आई. यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते थे पहले, दैट इज़ ओके. सो दिस B net इज़ इक्वल टू म्यू 0 I की जगह पे काई H प्लस H, और दिस इज़ इक्वल टू म्यू 0 H काई प्लस 1 इज इक्वल टू B net. बट फॉर वैक्यूम बी नेट, वैक्यूम में क्या हो जाएगा? I is equal to 0 as no atomic dipole present. Therefore, equation 1, B net is equal to mu 0 0 plus H implies this B0 is equal to mu 0 H. This is what you have. So for medium we have Bm is equal to mu m into H. For medium this will be happen. So substituting this in equation number, ये एक चीज़, एक ये पता लगी, दूसरी ये. सो मीडियम में है तो नेट मटेरियल में जो होगी वो ये होगी ना. दिस कैन बी रिटन एज B0 एंड B medium can be written as mu H. So substituting A and B in equation 2 में अगर हम डाल देते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा? B net आपका मीडियम नेट. तो अगर मीडियम होता तो ये होना था, वैक्यूम होगा तो ये, तो म्यू 0 H तो वहाँ है ही है, उसकी जगह B0 डाल देंगे. और मीडियम होता तो ये चीज़ है, इसकी जगह पर ये आ जाना था. तो ये हो जाएगा आपका म्यू मीडियम इंटू H इज इक्वल टू म्यू 0 H था वहाँ पे काई प्लस 1, है ना. सब्स्टिट्यूटिंग B, A से तो हमें ये है B मिला,
substituting B in equation 2. So B mu H, this is H से H चला गया. So you are left with mu M upon mu 0 is equal to chi plus 1. What is mu M by mu 0? That is mu R is equal to 1 plus chi. This is what we have. This is the relation we have. Clear? Now suppose कर लो आपके पास एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम कि एक सोलोनाइड है. क्वेश्चन ले लेते हैं, मैंने न्यूमेरिकल लिखा नहीं है. आपके पास एक सोलोनाइड है. दिस इज अ सोलोनाइड. ठीक है, आइडल सोलोनाइड है. इसमें ए नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं दैट इज 2000 टर्न्स पर मीटर है. ठीक है, इसके अंदर एक आयरन कोर है. दिस इज उसकी रिलेटिव परमिलिबिलिटी है 500. म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी दी है. ये आयरन कोर है. आयरन कोर, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी मान लीजिए आपको दी हुई है 500. यानी कि जब आप ये डाल देते तो 500 गुना बढ़ जाता है. ठीक है, कैरीज अ करंट आई दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 1 एम्पियर. ठीक है, आपको कैलकुलेट करने को बोलते हैं. पहली बात मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपसे पूछी जाती है एट द सेंटर ऑफ द सोलोनाइड. ए मैग्नेटिक intensity H at the center of coil. ठीक है, आपसे ये पूछा हुआ है कि H की वैल्यू कितनी है. अब देखो, जब आपसे ये फर्स्ट पार्ट H की वैल्यू निकालने को आपको बोल रहे हैं, इफ़ यू रिमेंबर दैट सोलोनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, इन सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम जो होता था, that was B0 was equal to mu 0 n into I. This is what we have. ठीक है, अब इधर पर अगर H के टर्म्स में देखा जाए तो आपका जो in terms of H, B0 is equal to what? That is mu 0 H. तो इधर दोनों से क्या हो जाएगा? mu 0 H is equal to mu 0 Ni. mu 0 से mu 0 कट जाएगा. H will be equal to N into I. नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं आपको? 2000. करंट कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर. सो ये कितना हो गया? 2 into 10 raised to the power 3 एम्पियर. 2000 पर मीटर है ना, पर मीटर. सो एम्पियर मीटर इनवर्स. क्लियर? ये हो गई आपकी एच की वैल्यू. आ गई? सिंपल. क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है. पिछले क्वेश्चन देखो, पिछले चैप्टर से हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ गया. आप दूसरा पार्ट क्या दिया इन्होंने? आप ये निकालें कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ आयरन कितनी है. बी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ आयरन, यानी कि आपको पूछा इन्होंने म्यू मीडियम का ये कितना है. राइट, आपको मालूम है म्यू आर जो होता है दैट इज़
म्यू मीडियम अपॉन म्यू ज़ीरो, दिस इज़ व्हाट वी हैव. सो म्यू मीडियम जो होगा दैट विल बी म्यू आर इंटू म्यू ज़ीरो. व्हाट इज़ रिलेटिव आपको दिया हुआ है 500, और म्यू ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. तो कितना हो जाएगा ये? सो कैलकुलेट कर दीजिए. 4 इंटू 22/7 या 500 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷. अब इसको मल्टीप्लाई करके आप ये यूनिट आपको निकालनी पड़ेगी. टेस्ला पर मैं लिख देती हूँ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर यूनिट के फॉर्म में. इसकी वैल्यू आप देख लेंगे कितनी आती है. ठीक है, मैं आंसर डायरेक्ट ही दे देती हूँ आपको, अगर ये कहीं यूज़ क्योंकि ये होना होगा तो दैट वाई आई हैव टू. चलिए तीसरा पार्ट क्या है, ये कैलकुलेशन खुद करनी है. एक थर्ड क्वेश्चन है इसमें, इसी में, दैट इज़ योर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन पूछा हुआ है. थर्ड इज आस्क्ड मैग्नेटिक, जो जो चीज़ें पढ़ी हैं सारी निकाल लेंगे. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल काय पूछा हुआ है. नाउ आपके पास रिलेशन है, वी हैव म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय होता है. सो काय इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1. म्यू आर कितना दिया हुआ है? रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दी थी? 500. 500 माइनस 1 इज इक्वल टू 499. ये आपकी काय की वैल्यू. ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए. फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड्स बी, आपको ये निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है. सो आप क्या करोगे? बी विल बी इक्वल टू, बी मीडियम की बात हो रही है जब आपने आयरन को रखा हुआ है. सो बी एम विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू एम इंटू एच. ये भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू एम को क्या लिख सकते हैं? म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू एच. अभी हमने म्यू एम की वैल्यू जो निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और एच के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो दिस वैल्यू म्यू ज़ीरो इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. म्यू आर इज़ गिवन 500 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी? एच की वैल्यू हमारी आई थी, हाउ मच इट वाज? 2 इंटू 10⁻³ है ना. सो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है. सो दैट आंसर जो भी आएगा आपका इसकी कैलकुलेशन करके इट विल बी इन टेस्ला. ये भी ख़त्म हो गया. फिर आपको दिया है मैग्नेटाइजेशन, एम नेट आपको निकालना है. सो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू, चलिए ये तो इसको चलो, मैग्नेटाइजिंग करंट, हाँ बस 4 चीज़ें, इट्स इनफ. ये चारों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो ये चारों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. ठीक है, आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे एंड विल कैलकुलेट द वैल्यूज़. तो ये चीज़ें, ससेप्टिबिलिटी आपने पढ़ ली, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन भी आप कर चुके हैं, देन यू हैव डन दिस, एच की वैल्यू भी आपकी आ गई. ठीक है, अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी निकाल सकते थे आप. मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अगर बोली जाती है, मैग्नेटाइजिंग करंट बोल दें, मैग्नेटाइज इसकी वैल्यू है, सो दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड. आई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाए, अब यहाँ ये करंट है, ये ज़रा ध्यान रखना है ना, दिस इज़ करंट, ये करंट है. अगर मैग्नेटाइजेशन बोल देते तो आपका जो फॉर्मूला यूज़ होना था वो कौन सा इसका फॉर्मूला यूज़ होना था इसमें, आई जब आपने पढ़ा था. सो एक रिलेशन आपको निकाल के दिया हुआ था मैंने, दैट वाज एच बी नेट इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो एच प्लस आई.
वहाँ पे आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एक पार्ट और ये होमवर्क के लिए दे देती हूँ मैं, फिफ्थ। चलिए फिफ्थ ले लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन। दैट इज़ आई आपको कैलकुलेट करने को मिला। आपको मालूम है दैट इज़ योर बी नेट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू योर म्यू ज़ीरो एच प्लस आई। फ्रॉम हियर आई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी नेट अपॉन म्यू ज़ीरो माइनस आई। सबकी वैल्यू आपको पता है, बी की आप निकाल चुके हैं, फिर इतना टेस्ट लाएगा। और दिस सॉरी एच इज़ इक्वल टू दिस थिंग ना, एच इज़ इक्वल टू, एच को अकेला छोड़ा तो ये, आई को अकेला छोड़ते तो क्या होना था, इसने आई उधर चला जाता, ये इधर हो जाता, बात तो हुई थी। सो आई इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका बी अपॉन म्यू ज़ीरो माइनस एच। एच की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से इसको कैलकुलेट करें। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, हैव अ नाइस डे। रिवाइज करें, बहुत थियोरेटिकल था ये वाला लेक्चर, बट यू हैव टू डू इट। थैंक यू, हैव अ नाइस